दोस्तों, अगर कोई हमारे देश के नागरिकों को छूने की गुस्ताखी करेगा तो उसे जवाब तो देना ही होगा। जो हमारे देश पर आंख उठाएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास संपूर्ण राष्ट्रवाद में है। दोस्तों, चीन भारत के खिलाफ किसी ना किसी तरीके से साजिश रचने की कोशिश करता है और हर बार मुंह की खाता है, लेकिन ये चीन फिर भी नहीं सुधरता। चीन ने भारत के खिलाफ फिर से साजिश रची है। इस पर शी जिनपिंग के इशारे पर भारतीयों को छूने की हिमाकत की है और इसमें एक चाइनीज कंपनी भी शामिल है। इस पर शी जिनपिंग के इशारे पर चाइनीज कंपनियों ने 3 भारतीयों को बंधक बना रखा है। जी हां, हमारे भारतीय भाइयों को बंधक बना रखा है। इसीलिए मैं प्रदीप भंडारी आज आपका जो सवाल है जी न्यूज उसको उठाएगा और मुहिम आगे बढ़ाएगा। चीन ने हमारे भारतीय नागरिकों को छूने की हिमाकत कैसे करी और जब कैसे भारत यानी हम लोग चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसको मैं आज आपके सामने खुलासा करूंगा। चीन, सचेत हो जाओ। दरअसल चीन की एक कंपनी है जो म्यांमार में काम करती है दोस्तों, और उसने अपनी कंपनी में नौकरी का झांसा देकर 3 भारतीय युवकों को बुलाया। अब वहां पर उसको टॉर्चर कर रही है, उनसे गलत काम करवा रही है। जो आप इस वक्त देख रहे हैं, घंटों तक काम करवा रही है। काम न करने पर बिजली के झटके दे रही है। पिछले 15 दिनों में 3 भारतीय म्यांमार में बंधक बने हुए हैं दोस्तों। म्यांमार में चीन की कंपनी के कब्जे में फंसे हमारे भारतीय भाइयों ने जो वीडियो अपने परिवार को भेजा वो मैं आपको सामने सुनाना चाहता हूं दोस्तों, ये जो वीडियो आप देखेंगे ये हमारे 3 भारतीय भाइयों का है। ये भारतीय भाइयों को चीनी कंपनी टॉर्चर कर रही है। ये भारतीय भाइयों को चीनी कंपनी बिजली के शॉक दे रही है। सुनिए। यहाँ पे मार के भी अगर डाल देंगे ना तो कोई भी यहाँ पे एक्शन नहीं लेने वाला है किसी भी कंट्री का। क्यों? क्योंकि वो दिखा देंगे कि कुछ नहीं हुआ है। हमारे यहाँ एम्बेसी वगैरह भी कोई एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कई सारे बंदों से बात की हुई। ये कंपनी का आईडी कार्ड है, आप देख सकते हैं कि चाइना की कंपनी है। बाकी मैंने इनका डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है। ये चाइना की कंपनी है, आप देख सकते हैं। ये इनका कार्ड है। कब क्या हो जाए यहाँ पे कुछ भी भरोसा नहीं है। तो मेरा यही है कि आप जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आप एक्शन लीजिए, वरना कब क्या हो जाएगा इस बात का भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा कि सागर को जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि अगर मेरे साथ हो तो मेरा ऑपरेशन तो हो रखा है ऑलरेडी। वो आप लोग को पता ही होगा सबको, क्योंकि मैं इससे पहले आ चुका हूँ ऑपरेशन वगैरह के लिए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इतना सर्वाइव कर पाऊंगा और वो फिर चीजें नहीं रहेंगी। दोस्तों, जिस शख्स को आपने सुना उसका नाम राहुल है। वो लखनऊ का रहने वाला है। जिस कमरे में उसे बंधक बनाया गया वहां से उसने अपने परिवार वालों को व्हाट्सएप पर वीडियो भेजा। इस वीडियो में राहुल, हमारा राहुल अपना आई कार्ड दिखा रहा है और जो चाइनीज कंपनी का है दोस्तों, उसके साथ उसका एक दोस्त भी दिख रहा है, वो भी बंधक है। आपको मैं पूरा मामला समझाऊंगा और ये भारतीय कौन है, कहां के रहने वाले हैं, कैसे म्यांमार पहुंचे, ये मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। अगर आप देखेंगे यहां पे किस तरीके से इन तीनों का नाम, राहुल गौतम लखनऊ के रहने वाले, सागर चौहान लखनऊ के रहने वाले, अजय कुमार बाराबंकी के रहने वाले हैं। ये हमारी मुहिम है दोस्तों, जिस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे और हम इसमें कामयाब होके ही रहेंगे दोस्तों। ये हमारी जी न्यूज की मुहिम है। 3 भारतीय भाइयों को वापस लाना है और हम लाकर ही रहेंगे दोस्तों। जी न्यूज के साथ, हमारे साथ पूरा देश है, इन तीनों भारतीयों के साथ में है दोस्तों। ये हमारी मुहिम है कि इन तीनों भारतीयों को हर हाल में भारत वापस लाना ही है। मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये भारतीय चाइनीज कंपनी के चंगुल में कैसे फंसे दोस्तों। पहले तीनों भारतीयों को दोस्तों नौकरी का झांसा देकर म्यांमार बुलाया गया था। फंसाने के लिए पहले राहुल को दिल्ली से मलेशिया बुलाया गया और एक कंपनी में नौकरी दिलाने का वादा किया गया, लेकिन मलेशिया आने के बाद उसे एकदम से फ्लाइट से म्यांमार भेज दिया गया। राहुल कह रहा है कि म्यांमार में उन्हें चाइनीज कंपनी को बेच दिया गया।
म्यांमार बुलाने का एक और रूट था दोस्तों, वो था बैंकॉक वाला। राहुल के दो दोस्त अजय और सागर उसी रूट से म्यांमार के झांसे में आए और वहां पे इसी चीनी कंपनी के झांसे में फंसे। दोनों को दिल्ली से बैंकॉक बुलाया गया और वहां से अचानक उन्हें फ्लाइट से म्यांमार बुलाया गया और उसी चाइनीज कंपनी को सौंप दिया गया जहां पहले से ही राहुल बंधक बना था। मतलब पूरी स्ट्रैटेजी से काम हुआ है दोस्तों कंपनी में उन सब से 18 से 20 घंटे तक काम कराया जाता है। काम में ढिलाई थोड़ी सी भी पड़े टॉर्चर किया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है, रात भर जगाकर काम करने के लिए पानी का एक स्प्रे तक नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। मतलब निर्दयता की सीमा इस चीन की कंपनी ने पार कर दी है। राहुल ने अपने वीडियो में खुलासा किया है दोस्तों, उसने अपने दोस्तों के टॉर्चर किया जा रहा है, वो लापता है जिनको टॉर्चर किया जा रहा है उनके बारे में किसी को नहीं पता, ऐसा राहुल कह रहा है। मैं भारत का रहने वाला हूँ, बाराबंकी ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैं और मेरे दो दोस्त कुछ समय पहले निकले थे जॉब के लिए मलेशिया। तो मलेशिया निकलने के लिए हम लोग लखनऊ से हैदराबाद निकले, फिर हैदराबाद से दिल्ली पहुँचे, फिर दिल्ली से मेरा एक दोस्त म्यांमार के रास्ते से आया और हम दो दोस्त बैंकॉक के रास्ते से आए। आगे आने के बाद में हम लोग को पता चला कि हम लोग की गाड़ी हम लोग को हमारी कंपनी ना ले जाके कहीं दूसरी जगह लेके आ गई। जहाँ जाने के बाद में हम लोग को ये पता चला कि हम लोग की कंपनी के डीलर ने हम लोग को दूसरी कंपनी में सेल कर दिया पैसे वैसे लेके। फिर वहाँ पे इस जगह पे हम लोग के साथ में बहुत ही अजीब हरकतें हो रही हैं। यहाँ के लोग जो हैं हम लोग के साथ में मिसबिहेव कर रहे हैं, मारना पीटना और टॉर्चर करना, रूम में बंद कर देना, अंधेरे कमरे में बंद कर देना, चेहरे पे पानी का फव्वारा रात भर चलते रहना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। बाकी बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस करनी पड़ रही हैं। इन लोग जाना था मलेशिया, ये मलेशिया ना जाके इन लोग का जो एजेंट था इन लोग ने बुलाया म्यांमार में। ये लोग मतलब वहाँ फंसे हैं, 17-18 घंटा काम करवा रहे हैं, ना कुछ खाने पीने सही दे रहे हैं। वहाँ मतलब ये भी नहीं, मतलब वहाँ छूट के ऐसे आप आएंगे, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, ये भी नहीं कोई वो वहाँ पे है। यहाँ की इनकी आर्मी मुझे उठाई 3-4 बंदों के साथ और बंदूक तानते हुए ये मुझे यहाँ पे लेके आई और यहाँ पे लोगों को टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है और उनसे स्कैमिंग कराई जाती है। अगर वो अपना डेली का डेटा टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, जिससे कि मैं बचना चाह रहा हूँ। तो अब मुझे यहाँ से इंडियन गवर्नमेंट से बस यही उम्मीद है कि निकाला जाए, वरना पता नहीं कितने दिन जिंदा हूँ मैं, इस बात का कोई आइडिया नहीं है कब। और मैं अपने दोस्तों को भी लेके आया हूँ, नाम है पंकज और सागर चौहान। असल में ये मेरे दोस्त ही हैं, खास दोस्त हैं। और सागर चौहान ये भी मेरे साथ पढ़ते थे। तो मेरी इंडियन गवर्नमेंट से बस इतनी सी उम्मीद है कि मुझे यहाँ से निकाल लें। और इन लोगों को थाईलैंड रूट से बुलाया गया था। अजय और सागर जब थाईलैंड पहुंचे तो वहाँ इनको बाई कार से 10-12 लोगों ने इनको गन पॉइंट पे इनको वहाँ जंगल के रास्ते जो भी है इनको म्यांमार पहुंचा दिया। और राहुल को म्यांमार होटल से इनको उठा के वहीं पे उस कंपनी में एक जगह है कोई गांव मेवाड़ी करके, वहाँ पे इनको एक कंपनी में ले जाया गया। वहाँ पे जब तीनों लड़कों ने विरोध किया कि हमें मलेशिया जाना था जॉब करने के लिए, तो इन लोगों को वहाँ डरा धमका के मार पीट के मोबाइल इनका और पासपोर्ट सारी चीज़ें जब्त कर लिए। तो एक लड़के के पास 2 फ़ोन थे, एक्स्ट्रा में 1 फ़ोन था, तो वो बच गया। उसी के माध्यम से इन्होंने लोगों ने घर पे अपने सूचना दी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हमें वहाँ पे एजेंट ने बेच दिया। दोस्तों राहुल, अजय और सागर के परिवार ने लखनऊ के थाने में केस दर्ज कराया है और विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई है कि उन्हें जल्द से जल्द वापस बुलाया जाए। दोस्तों मुझे अपने विदेश मंत्रालय पे पूरा भरोसा है कि हम इन 3 भारतीयों को लाकर ही रहेंगे। दोस्तों चीन की एक बड़ी कमजोरी है कि उसको मेमोरी लॉस हो जाता है,
शायद भूल गया वो कि अब ये भारत पुराना वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है जो अपनी कूटनीतिक ताकत से दुनिया के किसी भी देश में फंसे भारतीयों को बचाने की ताकत रखता है। इसी साल फरवरी में हमने खाड़ी देश कतार की मौत की सजा काट रहे 8 भारतीयों को सजा ही सिर्फ माफ नहीं कराई दोस्तों, बल्कि उनमें से 7 भारतीयों को सुरक्षित देश वापस लाने में हम कामयाब हुए। तो सुन लो चीन, सुन लो ध्यान से, ये हमारी ताकत है। अब बारी म्यांमार की है, जहां 3 भारतीय चाइनीज कंपनी के चंगुल में फंसे हैं, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। अब 3 भारतीयों को जल्द से जल्द वापस लाना है और जी न्यूज ने भी इस मुहिम को अपनी मुहिम बना लिया है। दोस्तों हाल ही में भारतीय सरकार कंबोडिया में फंसे 250 भारतीयों को सुरक्षित घर वापस लेके आई है। उन भारतीयों को भी नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया था और उन्हें जबरदस्ती स्कैम करवाया जा रहा था। 2023 में सूडान के गृह युद्ध में फंसे 4000 से ज्यादा भारतीयों को ऑपरेशन कावेरी के तहत हम लेकर आए थे। 2022 में म्यांमार, कंबोडिया और लाओस में जबरदस्ती बंधक बनाए गए 130 भारतीयों को हम वापस लेके आए थे। 2022 में यूक्रेन के वॉर जोन से 18,000 से ज्यादा भारतीयों को सकुशल भारत से लेकर भारत हम लेकर आए थे। दोस्तों मैं आपको पूरी ये बात समझाऊंगा, पर ये शी जिनपिंग, कान खोलकर सुन लो, चीन की कंपनी की साजिश कामयाब नहीं होगी। दोस्तों ये शी जिनपिंग अच्छी तरीके से समझ ले कि ये साजिश कामयाब नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होगी ये साजिश कामयाब, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये भारत और भारतीयों के खिलाफ चीन पहली बार साजिश करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये साजिश जो क्या प्रक्रिया लंबी है। चीन भारत की जासूसी करता है, किसी ना किसी बहाने जासूसी करने की कोशिश करता है। अभी हिंद महासागर में जासूसी करने के उसके जहाज जो थे वो निगरानी कर रहे थे, कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश हमने नाकामयाब कर दी। पड़ोसियों को भड़काता है, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश को भड़काने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको भी वहां पे नाकामयाबी हासिल करनी पड़ी। घुसपैठ की कोशिश करने की कोशिश करी। 2020 में गलवान की घटना तो इन्हें अच्छी तरीके से याद होगी। भूलने के वजह भी दोस्तों ये कभी भूल नहीं सकते हैं, फिर भी वापस से इनको सबक सिखाना जरूरी है। विस्तारवाद का प्रोपेगेंडा करता है, आए दिन भारतीय इलाकों का नाम बदल देता है, लेकिन उसकी मंशा हमेशा से नाकामयाब होती है। और हम भी तुम्हारे इलाके का नाम अभी बदले नहीं है, क्योंकि तुम सुधर जाओ, अभी भी मौका दे रहे हैं दोस्तों, सीधी उंगली से सुधर जाओ। तो मेरा मानना यह है दोस्तों कि यही चीन पाकिस्तान के आतंकियों का साथ देता है और यूएन में आतंकियों का बॉडीगार्ड बन जाता है। अब तो चाइनीज लोन ऐप वाली धोखेबाजी भी कर रहा है। तुम्हारी इतने ऐप बंद करने के बाद भी तुम नहीं समझे हो, अभी तक नहीं समझे हो दोस्तों मेरा मानना स्पष्ट है, चीन को ध्यान से सुन लेना चाहिए और चीन ध्यान से सुन लो, तुम्हारी हर साजिश अब नाकामयाब हो चुकी है। गलवान में मुंह तोड़ जवाब तुमको दिया गया, मुंह की खाई, आतंकवाद पर मुंह की खाई। अब चाइनीज कंपनी के जरिए जिन भारतीयों को बंधक बना रखा है उन्हें 24 घंटे में रिहा करो और सुरक्षित हिंदुस्तान भेजो, वरना यह नया भारत है अपने तरीके से तुमको और तुम्हारी कंपनियों को सबक सिखाना जानता है। जैसे कतर में भारतीयों को बचाकर लेके आए, वैसे ही हम म्यांमार से भी हमारे 3 भारतीयों को वापस लेके आएंगे। दोस्तों आपने हमसे सवाल पूछा है कि संदेश खाली के अच्छे दिन आने वाले हैं और क्या ममता बनर्जी जी के बुरे दिन आने वाले हैं। इस सवाल का जवाब आपको आज मिलेगा। दोस्तों संदेश खाली की महिलाओं के लिए इंसाफ का रास्ता कलकत्ता हाईकोर्ट ने खोल दिया है। जी हां दोस्तों, इससे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि ऐसा झटका जिसका असर 2024 के चुनाव में बंगाल में देखने को मिल सकता है। जिस शेख शाहजहां को बचाने के आरोप ममता और उनकी पुलिस पर लग रहे थे, उस शेख शाहजहां पर शिकंजा और कसने वाला है। इसीलिए दोस्तों, क्योंकि संदेश खाली से जुड़ी 5 जनहित याचिकाओं पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली केस को पूरे याचिकाओं में सीबीआई को सौंप दिया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यही हुआ है कि अब ममता बनर्जी के लाडले संदेश खाली के मेन विलेन शेख शाहजहां का बचना नामुमकिन है।
सीबीआई संदेश खाली मामले की जांच करेगी। इसका यही मतलब हुआ कि अब चाहकर भी दीदी की पुलिस दोषियों को बचा नहीं पाएगी, क्योंकि आरोप लग रहा था कि जांच एजेंसियों के आगे ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस दीवार बनकर खड़ी है। अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ऐसा होगा नहीं दोस्तों। क्यों ऐसा नहीं होगा मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि सीबीआई जो है वो अब ममता बनर्जी के लाडले शेख शाहजहां, जब बंगाल की पुलिस को पकड़ रही थी तो हैंडकफ तक नहीं किया गया था। सीबीआई करेगी संदेश खाली मामले की जांच। इसके साथ में दोस्तों दूसरी बड़ी बात कलकत्ता हाईकोर्ट ने कही है कि सीबीआई का पूरा सहयोग करेगी राज्य प्रशासन, मतलब पुलिस जो है इसमें मिसचीफ नहीं कर सकती। तीसरी बड़ी बात दोस्तों यही है, दोस्तों ये है कि बड़ी बात यही है कि सीबीआई को खुली छूट मिली है और ममता बनर्जी की सरकार के किसी भी व्यक्ति को सीबीआई बुला सकती है। तीसरी बड़ी बात है पीड़ित सीधे सीबीआई को अपनी शिकायत देंगे। चौथी बड़ी बात दोस्तों यही है कि जमीन हड़पने के मामले को भी जांच सीबीआई करेगी, तो इंटायर ट्रांसफर हो चुका है सीबीआई को दोस्तों, तो कंप्लीट केस जो है वो सीबीआई को ट्रांसफर हो चुका है। पांचवी बड़ी बात यही है कि जांच कोर्ट की निगरानी में होगी, सो एक कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब है और 2 मई को अगली सुनवाई होने वाली है। मतलब इसीलिए 2 मई तक दोस्तों ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। संदेश खाली की जांच सीबीआई के पास आने से बीजेपी खुश है। आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने भी बंगाल दौरे के दौरान संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की थी। एक महिला को तो लोकसभा का टिकट भी दिया गया। बीजेपी ने अदालत के फैसले पर अपनी खुशी प्रकट की। देखिए किस तरीके से बीजेपी इस पर रिएक्ट कर रही है। न्यायालय का फैसला आया है। मैं समझता हूं कि संदेश खाली की पीड़ित असहाय अत्याचार सहने वाली उन बहनों को आज एक बहुत बड़ी जीत मिली है। तानाशाह बनी ममता बनर्जी, जिनके लिए शेख शाहजहां सभी कानूनों से ऊपर है, उन्हें संदेश खाली की बहनों का अत्याचार, उनके बलात्कार, उनकी चीख पुकार इसलिए नहीं सुनाई देती क्योंकि उनका एजेंडा बच्चियों को, बेटियों को संरक्षण देना नहीं, शेख शाहजहां जैसे अपराधी को संरक्षण देना है। आज न्यायालय का यह फैसला कि इन सब चीजों की जांच सीबीआई करेगी, असली चेहरा सामने आ गया है। दोस्तों ममता बनर्जी की ताकत महिला वोट बैंक में है, लेकिन संदेश खाली में अगर महिलाओं के आरोप सच साबित होते हैं तो ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ महिला वोट से डरती थी। 47% 2019 लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को वोट मिला था महिलाओं का दोस्तों, और मैं आगे पूरा डिटेल आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। 2019 लोकसभा में 47% वोट मिला था। 2021 में यह वोट बढ़ के असेंबली में 50% हो गया था। अब अगर महिलाएं ममता बनर्जी छिटक गई तो उनकी राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी। बड़ी बात यही है। तो आप ये देखिए, अगर इसमें कुछ भी ड्रिप होता है, यहां पे बीजेपी ने 18 सीट जीती थी, तो अगर ममता बनर्जी का महिला वोट जो है वो 45% से कम हो जाएगा तो इसके हालत काफी खराब हो जाएगी ममता बनर्जी की पूरे के पूरे सिलेक्शन में। तो सीबीआई जांच से अगर पीड़ितों की बात सच निकली तो ममता बनर्जी से महिलाओं का भरोसा टूट सकता है, जो ग्राउंड पे भी देखने को मिल रहा है। शेख शाहजहां दोस्तों जैसे आरोपी को किस तरीके से बचाया जा रहा है यह मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। बंगाल में कब सीबीआई जांच हुई? पहली बार कलकत्ता हाईकोर्ट ने नहीं कहा है कि सीबीआई जांच जो है वो ऑर्डर करी है। बंगाल पुलिस पे कलकत्ता हाईकोर्ट को भरोसा नहीं। 21 जून 2023 चुनाव के बाद में हिंसा में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच ऑर्डर करी। 21 अप्रैल 2022 को जॉब घोटाले केस में वापस से सीबीआई प्रोब ऑर्डर करी। 30 अगस्त 2023 को नगर निगम घोटाले केस में वापस से सीबीआई प्रोब ऑर्डर करी थी दोस्तों। ये तो बड़ी बात यह है कि कलकत्ता हाईकोर्ट को कोई भरोसा, निष्कर्ष यही है जो मेरा कंक्लूजन है, नहीं है बंगाल पुलिस में। ममता से महिला छिटकी, ममता की राजनीतिक जमीन कम हुई। तीसरा सवाल जो आपने पूछा था दोस्तों वो सामने आपके रख रहा हूं कि नवंबर 2 नवरात्रे में तेजस्वी यादव मछली लेकर क्यों आ गए? ये सवाल इसीलिए दोस्तों क्योंकि नवरात्रे में तेजस्वी यादव ने मछली खाने का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर डाला और सोशल मीडिया पर शेयर किया। ये वही वीडियो है दोस्तों जो हेलीकॉप्टर में बैठकर तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन में शामिल विकासशील इंसाफ पार्टी यानी वीआईपी के पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी मछली खाते हुए दिख रहे हैं और ब्लेटेंटली खा रहे। भाई खाइए। इस वीडियो
उसके आधार पर बीजेपी ये कह रही है कि नवरात्र के समय नॉनवेज खाकर तेजस्वी हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, सनातन की भावना को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, शक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं जिस पर एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। आप सब लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी मुकेश सहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं और प्रचार करने के बाद हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके। मछली जो है खास करके मिथिलांचल में कोसी में पाया जाता है, उसका नाम है चेचरा और मजबूती से हम लोग प्रचार कर रहे हैं और वही थोड़ा सा समय मिलता तो वही हम लोग का लंच हेलीकॉप्टर पे ही हो जा रहा है। और प्याज, मछली और मिर्ची ये सारी चीज, नमक है, सारी चीज हम लोग खा रहे हैं। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग दे। दोस्तों, तेजस्वी यादव और खासकर मुकेश सहनी की बात अगर करी जाए तो ध्यान से बात को समझना होगा कि वो मिर्च दिखाकर क्या कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको ये पूरे का पूरा एनालिसिस समझाऊंगा कि क्या इसके पीछे एक तुष्टीकरण की राजनीति छुपी हुई है। इसका मैं जवाब आपको दूंगा क्योंकि ये मछली खाए इनका अधिकार है, पर इसके साथ में इन पे आरोप क्यों लग रहा है दोस्तों इन पे आरोप इसीलिए लग रहा है क्योंकि 2023 की जातीय जनगणना के मुताबिक बिहार में मल्ला आबादी 3% है, संख्या इसकी 34 लाख से ज्यादा है। इनका वोट बैंक पासवान जाति से भी आता है। बिहार की 40 लोकसभा सीट में कम से कम 10 सीटों पर मल्ला समाज निर्णायक भूमिका पे रहता है। तो क्या इनके मछली खाने से दोस्तों इनके क्या मछली खाने से ये जो वोटर्स हैं इनकी धार्मिक भावनाएं जो है वो छिटकेगी, देखना होगा। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा बिहार में मल्ला वोटर का करीब 10 लोकसभा सीटों पर प्रभाव है। कौन कौन सी सीट है, कौन कौन से क्षेत्र है, ये मैं आपको सामने दिखाना चाहता हूं दोस्तों अगर आप देखेंगे मल्ला वोटर का जो क्षेत्र है वो ये है दोस्तों, औरंगाबाद, गया, जमुई, नालंदा, सुपौल, ये सब जो क्षेत्र है यहाँ पे मल्ला वोटर का काफी प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ में दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, खगड़िया और मुजफ्फरपुर में भी मल्ला वोटर का काफी प्रभाव होता है। मतलब 10 लोकसभा सीटों पे प्रभाव पड़ता है और ये 10 की 10 लोकसभा सीट एनडीए के पास थी। 2019 लोकसभा चुनाव में हर जगह एनडीए के पास ही थी, यानी एनडीए के गढ़ में तेजस्वी किसी भी कीमत पर सेंध लगाना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें मल्ला वोटर की जरूरत है। ये बेक एसेंस है। अब मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं दोस्तों। एक तरफ नवरात्र में तेजस्वी के मछली खाने का वीडियो वायरल हो रहा है, तो दूसरी ओर चर्चा उस वीडियो की है दोस्तों जिसमें राहुल गांधी और लालू यादव के डायरेक्शन पे मटन बना रहे हैं। तब सावन चल रहा था, इसीलिए इन पे तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है दोस्तों कि हिंदुओं के लिए पवित्र महीने और अब नवरात्र चल रहा है, यानी शक्ति की आराधना का समय है। तेजस्वी यादव मछली खाने का वीडियो वायरल कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी ये कह रहे हैं कि वीडियो अपलोड करते हुए उन्हें 8 अप्रैल की तारीख भी डाली थी। 8 अप्रैल नवरात्र शुरू होने से एक दिन पहले की तारीख है, इसका जस्टिफिकेशन वो दे रहे हैं। जबकि बीजेपी के लिए ये बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी कह रही है तेजस्वी जानबूझ के ये दिखा रहे हैं जिससे सनातन का अपमान हो। 2024 के चुनाव में फिश फाइट पर मैं आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाता हूं। किसने सोचा था कि मिथिला की मछली तालाब से निकलकर 24 के चुनाव में सुर्खियां बटोरेगी। 1 कांटे का इसके लिए मछली प्रजाति को लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहिए, जिन्होंने हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली खाई और नवरात्र के पहले दिन मछली खाने का वीडियो रिलीज कर चुनावी माहौल को मछलीमय कर दिया। और पूरे दिन आप सब लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी
मुकेश सहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं और प्रचार करने के बाद हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। उसके बाद मिथिला की मछली को लोकप्रियता दिलाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने उठा ली। नवरात्र में मछली खाने की बात तो भारतीय जनता पार्टी ने सनातन के अपमान और तुष्टीकरण से जोड़ दिया और इस तरह से जल की रानी मछली सनातन बनाम तुष्टीकरण के चुनावी तालाब में भी तैरने लगी। कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। हमने जो IQ टेस्ट जो लिया इन भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही है ना। तो ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, जानकारी तो है नहीं। तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं, तुष्टीकरण के पोषक हैं, ये सनातनी पुजारी हैं, ये सनातन का लवादा ओढ़ करके तुष्टीकरण की राजनीति करते। खाने का चीज है वो खाए नहीं। और रहा, हमने तो पहले कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा, हमने उसमें कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा, तो कृपया करके मिर्ची लगे तो मिर्ची मांग लीजिए। अतीत में बीजेपी और जेडीयू का साथ निभा चुके मुकेश सहनी इस समय तेजस्वी यादव का साथ मछली खाने में भी दे रहे हैं और चुनाव प्रचार में भी, क्योंकि इस समय मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी इंडिया गठबंधन में है। खैर, इसी बहाने कम से कम मछली को भी चुनावी माहौल में थोड़ी सुर्खियां तो मिल ही गई। जहां तक मछली का सवाल है तो चुनाव प्रचार में जहां बड़े बड़े नेता सुर्खियों में रहते हैं, वहां कुछ देर के लिए ही सही कम से कम मछली प्रजाति को भी चुनावी माहौल में थोड़ी सुर्खियां तो मिल ही गईं। पटना से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, मतलब आप तेजस्वी वाली मछली की बात की जाए, वो मछली जिसके बारे में चर्चा हो रही है, गूगल पर सर्च हो रहे हैं, लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं। मिथिला में मछलियां 122 तरीके की होती है। कोसी क्षेत्र की पहचान फिश ज्वेलरी की है। ब्रिटिश कोसी क्षेत्र को मछलियों की वजह से फिश ज्वेलरी भी कहा जाता है। तेजस्वी ने जिस चेचरा मछली की बात की है वो 1 कांटे वाली मछली है दोस्तों, आकार में छोटी चेचरा इसको कहते हैं, खाने में स्वादिष्ट चेचरा होती है दोस्तों। ये मछली है जिसकी बात कर रहे हैं, जिसमें आज पॉलिटिक्स हो चुकी है दोस्तों। अब दोस्तों, मछली खाना तो वैसे स्वास्थ्य के हित में भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मछली खाना जो है स्वास्थ्य के हित में भी है। इससे दिल मजबूत करती है मछली, इसके साथ में दिमाग तेज करती है, तनाव का खतरा घटाती है, कैंसर होने का खतरा कम करती है, हाई ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण करती। तो खाइए मछली, ये आपको जितना है इससे बाल और त्वचा भी अच्छी होती, तो खाइए, आपको जो अधिकार है मछली खाइए। पर सनातन का इस तरीके से अपमान तो रोकिए। इस तरीके से क्यों दिखा रहे हैं करते हुए, जिससे कई लोग इसमें ठेस पहुंच सकती है। वो आपकी पर्सनल चॉइस है, पर क्या जानबूझकर, जैसे सावन के वक्त में आपने मटन की फोटो डाली थी, इस वक्त भी इसकी डाल रहे हैं, ये सवाल उठता है दोस्तों। अब खबर सीमा पार से है। पाकिस्तान में भिखारियों ने एक शहर पर कब्जा कर लिया है। कोई छोटा मोटा नहीं दोस्तों, बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी है। ये कराची की बात कर रहा हूं। जी हां, कराची, सबसे बड़े शहर की। वैसे भी जिस पाकिस्तान का पीएम और आर्मी चीफ दुनिया भर में भीख मांगे, वहां ऐसा होना तय है। आज हम ये भीख वाले देश पाकिस्तान की बात करेंगे, जहां 25 करोड़, जी हां 25 करोड़ तक लोग जो है वो भीख मांग रहे हैं दोस्तों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ
दोस्तों 25 करोड़ पाकिस्तानियों को ये बात जो है शर्मिंदा करेगी, क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति पाकिस्तान के अंदर ऐसी स्थिति पे आ चुका है कि उसकी आर्थिक हालात काफी खराब है और यहाँ पे भिखारियों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, और ये आपको नहीं, ये पाकिस्तानियों को शर्म आ जाएगी सुनते हुए। दोस्तों कराची में 1, 2, 3 नहीं, 500, 1000 नहीं, कुल 4 लाख भिखारी हो चुके हैं। कराची पुलिस का दावा है कि ये प्रोफेशनल भीख मांगने वाले हैं, और जी हां, पूरे पाकिस्तान से वहां है, और ईद से पहले वहां के बाजारी और सड़कों पर हाथ फैलाकर बैठे हैं ताकि जनता इन पर दया करे और कुछ पैसे दे दे। ये पहली तस्वीर है दोस्तों। और दूसरी तस्वीर देखिए, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ जो है वो बिल्कुल इसी तरह है, पैसे और कश्मीर का समर्थन मांगने की भीख सऊदी प्रिंस के सामने रख रहे हैं, पर पैसा नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, हालत खराब हो गई। इसका मतलब यही है कि अब पूरा पाकिस्तान शहबाज के स्टाइल की नकल करते हुए भीख मांग रहा है। भारत से बराबरी की बात सोचने वाले पाकिस्तानियों, ये तस्वीर को गौर से देखो। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से भिखारियों पर आए बयान सुनो, और अगर शर्म बाकी है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। दोस्तों जिस तरह पाकिस्तान की सरकार दुनिया में भीख मांगकर काम चला रही है, उसी तरह पाकिस्तान की जनता भी हाथ फैलाकर खड़ी है। भीख मांगने में शहबाज और पाकिस्तानी जनता ने मानो पीएचडी कर लिए। हाथ फैलाकर हजारों रुपए की कमाई एक दिन में होती है, इसीलिए पाकिस्तानियों को यह सबसे आसान काम लगता है। और अब तो इस्लामाबाद के आतंकियों के साथ साथ भिखारियों को भी एक्सपोर्ट करने की उसने शुरुआत कर दी है। दोस्तों सऊदी अरब, यूएई और इराक में पाकिस्तानी भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे पाकिस्तानी भिखारी पकड़े जा रहे हैं। ये तीर्थ यात्रियों के वीजा पर मक्का जाकर भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं। मक्का और मदीना जो पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र जगह है, वहां कई पाकिस्तानी जेब कतरे हैं और गिरफ्तार भी हो चुके। सऊदी अरेबिया की जेलों में पाकिस्तानी कैदियों की भीड़ है। इसके लिए सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की सरकार से शिकायत भी करी कि अपने भिखारियों को अपने पास रखो। पाकिस्तान के लोग लाखों रुपए खर्च करके टूरिस्ट वीजा पर दुबई जाकर भीख मांगते पकड़े जाते हैं, जबकि यूएई में भी भीख मांगना गैर कानूनी है। इनके देशों में पाकिस्तानी भिखारियों का मतलब यही है कि जैसे शराब और ड्रग्स की लत लगती है, वैसे पाकिस्तानियों को दोस्तों भीख मांगने की लत लग चुकी है। अरे पाकिस्तानियों कुछ तो शर्म करो यार। ना जाने दोस्तों वजीर आजम वहां के मानने को तैयार ही नहीं है। दोस्तों कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि अगर कभी कोई पाकिस्तानी चांद पर गया और तब तक चांद पर कॉलोनी बन गई तो पाकिस्तानी शायद वहां पर भी चादर बिछाकर कटोरा रख देगा। मांगते मांगते पाकिस्तान इतना गिर गया है कि कोई भिखारी भी उसे देखे तो उसे शर्म आ चुकी है। दोस्तों शर्म से दूर दूर तक जो है दोस्तों इनकी स्थिति काफी खराब हो गई है। दोस्तों पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज्यादा भिखारी हैं और वहां की आबादी का लगभग 11% मतलब 11 लाख भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं। पाकिस्तान पर कुल कर्ज $256 बिलियन का है, जबकि उसके खजाने में सिर्फ $13 बिलियन ही बचे हैं, यानी जितने पैसे हैं उसका 13 गुना पाकिस्तान की सरकार के पास मौजूद हर 100 रुपए में से 80 रुपए कर्ज से आए। इसीलिए IMF का दुनिया में चौथा सबसे बड़ा कर्जदार पाकिस्तान है। जीडीपी में पाकिस्तान की दुनिया में 42वीं रैंकिंग है, जबकि 1971 में उससे अलग हुआ बांग्लादेश उससे बेहतर 35वें नंबर पर पहुंच चुका है। हम भारत तो 5वें नंबर पर और तीसरा होने वाले। पाकिस्तान जैसा भिखारी यहां पहुंचने के सिर्फ और सिर्फ सपने देख सकता है कि वो ऊपर हो जाए। दोस्तों इस मुल्क का नाम पाकिस्तान है, पर अगर असल में इसकी बात की जाए तो इसको भिखारी कहना चाहिए। 77 साल पहले नाम रखने में शायद गलती हो गई, इसीलिए पाकिस्तानियों आज से ही तुम अपना नाम बदल लो, क्योंकि यही तुम्हारा असली सटीक नाम है। तुम्हारी हरकतों पर भीख मांगना फिट बैठता है। तो पाकिस्तान को अपने नाम की जांच करनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है आज भिखारिस्तान के रूप में जाना जा रहा है। दोस्तों यही आज की सच्चाई है। तो जो लोग पाकिस्तान का राग हिंदुस्तान में गाते थे, उनको आज पाकिस्तान की हकीकत देखनी चाहिए। आज हिंदुस्तान आर्थिक शक्ति,
तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने की कगार पे है और पाकिस्तान भिखारिस्तान हो चुका है। Z News.